टू द चैनल माई सेल्फ राशि प्रसादन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जो कि बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है, यूरोपियन लिटरेचर एज अ होल क्या होता है, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने आपके कोर्स का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों की ही डिस्कशंस प्रॉपर कर ली हैं, डिटेल डिस्कशंस भी हुए हैं एंड जो एनालिसिस समरीज जो भी आपके पेपर को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, यूनिट 1 यूनिट 2 आपने नहीं देखा है, देन डू चेक देम आउट। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कोर्स का यूनिट 3 जो कि है प्लेटो की बुक रिपब्लिक। एंड रिपब्लिक का भी सिर्फ पूरी रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक का सिर्फ बुक 10 आपके कोर्स में है, तो हमारा फोकस सिर्फ बुक 10 एंड बुक का मेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द ऑथर यानी कि जो हमारे प्लेटो हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, थोड़ी सी उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो एज अ होल, एज अ पर्सन, एज अ फिलोसफर वो क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो डिस्कशन है। एंड एक पॉइंट आप याद रखिएगा, प्लेटो जो है वो फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे एंड ये जो है काफी टाइम तक सोक्रेट्स के अंडर रहे हैं। सो स्टार्टिंग में इवन जब आप रिपब्लिक पढ़ोगे तो रिपब्लिक में ओवरऑल प्लेटो के व्यू पॉइंट्स जो है वो कई क्रिटिक्स का कहना है कि वो प्लेटो के व्यू पॉइंट्स नहीं है, वो सोक्रेट्स के व्यू पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एंड प्रॉपर जो पॉइंट में कहना चाह रही हूँ मैं कैरेक्टर से बात करूंगी। बस इतना याद रखिए कि प्लेटो ग्रीक फिलोसफर है, ये सोक्रेट्स हिंदी में सुकरात भी बोला जाता है, तो सोक्रेट्स से कंफ्यूज मत होइएगा। सोक्रेट्स सुकरात एक ही इंसान है। ठीक है, तो सोक्रेट्स के स्टूडेंट रहे हैं, सोक्रेट्स को इन्होंने फॉलो किया है एंड इनकी जो अर्ली या फॉर्मल आप कह सकते हो फिलोसफी की जो ट्रेनिंग रही है, फिलोसफी के फॉर्मल ईयर्स जो रहे हैं वो सोक्रेट्स के अंडर ही रहे हैं एंड इन्होंने सोक्रेट्स के व्यू पॉइंट्स को ही दिखाया। तो बात करते हैं प्लेटो की। सो प्लेटो वाज बोर्न इन 429 BCE in एथेंस, ग्रीस। एथेंस आपको एक चीज तो समझ में आ गई, अभी तक यूनिट 1 में भी वो एथेंस के आसपास के ही थे, यूनिट 2 में सोफोक्लस भी एथेंस के आसपास आउटस्कर्ट्स में थे, प्लेटो भी एथेंस के ही है, ग्रीस के ही है। ठीक है, एंड ये काफी एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, एक इलस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इनके पेरेंट्स का नाम था एरिस्ट्रॉन एंड पेरिटियन। आई होप मैं इनका नाम प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। यंग एज में ही प्लेटो एंड इनके जो बड़े दो भाई थे, इनके दो बड़े भाई थे। फर्स्ट है ग्लाइकोन। ग्लाइकोन ये इनके हाफ ब्रदर है। ठीक है, हाफ ब्रदर यानी कि आप कह सकते हो स्टेप ब्रदर है ये, हाफ ब्रदर मतलब एक सेकंड पेरेंट है उनके। ओके, एंड इनके जो सेकंड भाई थे उनका नाम था एडिमांटस, प्लेटोस, ग्लाइकोन, ये तीनों लोग जो है वो सोक्रेट से टीचिंग्स ले रहे थे। सोक्रेट उनके टीचर थे, तीनों के टीचर थे एंड प्लेटो उनके प्रोमिनेंट स्टूडेंट बनते हैं एंड वो सोक्रेट्स के साथ काफी टाइम तक रहते हैं। सोक्रेट्स की पनिश होने तक, जब तक सोक्रेट्स की डेथ नहीं हुई है तब तक प्लेटो उनके साथ थी। अच्छी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इनको टीचिंग्स बहुत अच्छी मिली है। प्लेटो कई सारे डिसिप्लिन्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, बट जब इन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, एक स्टेट में बन गए, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि पॉलिटिक्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पॉलिटिक्स की कंडीशन है वो ये नहीं कर पाएंगे एंड इसी वजह से ये फिलोसफी की तरफ स्विच हुए एंड इन्होंने सोक्रेट्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना स्टार्ट किया। एक पॉइंट जो आपको याद रखना रहेगा कि इनका जो बर्थ हुआ है लेट 5th सेंचुरी में हुआ है एंड ये वही टाइम है जब एथेंस में कई सारी चीजें चल रही थी। जब मैं यूनिट 2 में भी बात करी थी तो मैंने बात किया था कि एक ऐसा टाइम पीरियड था जब एथेंस में वॉर बहुत सारी चल रही थी। ठीक है, तो जब प्लेटो का यूथ चल रहा था तब भी वॉर का टाइम था एंड ये वॉर, इस वॉर का नाम था पेलोपोनेनियन वॉर एंड ये 27 ईयर्स तक चली थी। सेम वॉर का जिक्र यूनिट 2 में भी मैंने किया। ठीक है, सो दोनों ऑथर जो है आप कह सकते हो कि वो कंटेम्परेरी हैं, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस वॉर की वजह से एथेंस जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो रही थी, एक डिवास्टेटिंग कंडीशन एथेंस में बनी हुई थी एंड इसका इम्पैक्ट प्लेटो की लाइफ में भी आया है। इसके अलावा ये वही टाइम पीरियड है जब एथेंस में या आप कह सकते हो ग्रीस में सोफिस्ट का आना शुरू हुआ था।
सोफिस्ट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक सेपरेट फिलोसफिकल ग्रुप बनाया, आप कह सकते हैं एक ब्रांच बना ली फिलोसफी की। एंड सोफिस्ट का मानना था कि हर चीज को हम रिटोरिकल डिस्कशन से या रिटोरिकल क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर किसी को पढ़ाना है तो हमें हर चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉपर एक करिकुलम बना सकते हैं, एक प्रॉपर आप कह सकते हो एक सेटअप बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को पढ़ाएंगे। एंड सोफिस्ट बिकेम द फर्स्ट प्रोफेशनल टीचर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अभी स्कूल्स नहीं बने हैं, टीचिंग जो है वो गुरुकुल बेसिस पे होती थी, बट सोफिस्ट जब आया, एज ऑफ सोफिस्ट इसी टाइम पे आया एंड इन्होंने प्रोफेशनल टीचिंग मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्लान स्ट्रक्चर होगा, एक करिकुलम होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा इस पूरे करिकुलम में एंड स्टूडेंट्स को इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाया जाए। अभी तक का स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीजें होती थी, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट स्किप कर सकता है। ठीक है, बस सोफिस्ट ने एक प्रॉपर मेथड दी थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सोक्रेट्स और प्लेटो का रिलेशन। सो प्लेटो, जैसे मैंने कहा कि जो इनके फॉर्मर ईयर्स थे वो सोक्रेट्स के अंडर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट रहे हैं, एज अ प्यूपिल रहे हैं। सो ये वो टाइम पीरियड था जब प्लेटो लिखते तो थे बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं लिखते थे, वो सोक्रेट्स के जो भी डिस्कशंस होते थे, जो सोक्रेट्स की फिलॉसफी होती थी उनको लिखा अपने फॉर्मर ईयर्स। ओके, एंड मेजर सेक्शन जो है वो सोक्रेट्स और सोफिस्ट का ही है। सोफिस्ट के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सोक्रेट्स के पास आते थे एंड उनके बीच में एक डायलॉग फॉर्मेशन में डिस्कशन होता था, एक रिटोरिकल क्वेश्चंस आपस में पूछे जाते थे एंड इसी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो प्लेटो ने बनाया। एंड ये वही टाइम पीरियड आ जाता है, आप कह सकते हो कि सोक्रेट्स की जो इमेज थी, पब्लिक इमेज थी, वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगी थी। सोफिस्ट जो थे उनका कहना था कि सोक्रेट्स जो है वो मतलब हमसे अलग नहीं है, वो एक डल और एक आप कह सकते हो कि स्ट्रेंज सोफिस्ट है और वो हमारे ही अंडर आते हैं, बट वो हमसे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनसे थोड़ा सा हट की चीजें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड वहीं पे सोक्रेट्स जो थे वो अपने व्यू पॉइंट्स, अपनी जो उनकी फिलोसफी थी वो इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि उनपे एक पॉइंट पे एक्यूजेशन आ गया था कि वो जो करंट गॉड्स हैं या जो भी ग्रीक गॉड्स हैं वो उनको मतलब फेक बता रहे हैं, उनको झूठा बता रहे हैं, अपने खुद के नए गॉड्स बना रहे हैं, वो अपने खुद के नए रूल्स बना रहे हैं एंड ही इज करप्टिंग द यूथ, यानी कि वो यूथ को करप्ट करके उनको गलत राह पे ले जा रहे हैं। ठीक, ये आप कह सकते हो ये इस एक्यूजेशन की वजह से सोक्रेट्स को जेल हुई थी, जिसमें प्लेटो ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो निकल जाए, जेल से निकल जाए, पनिश ना हो। बट अल्टीमेटली सोक्रेट्स को जो है वो मतलब गिल्टी माना जाता है एंड सोक्रेट्स को पनिश किया जाता है। एंड पनिश किया जाता है, उनको सीधा आप कह सकते हो कि लाइफ सेंटेंस दी जाती है कि उनको मार दिया जाएगा विद अ हेवी डोजेज ऑफ हेमलॉक, एक तरीके का आप कह सकते हो ड्रग है ये, जो उनको देके सोक्रेट्स को मार दिया गया था। अब सोक्रेट्स के मरने के बाद प्लेटो ने जो है अपनी फिलोसफीज, अपने जो थॉट्स हैं वो प्रोजेक्ट करने स्टार्ट किए। ठीक है, एंड ऐसा उन्होंने नेक्स्ट 15 इयर्स तक किया, यानी कि सोक्रेट्स के मरने के 15 साल तक प्लेटो जिंदा थे एंड इन 15 सालों में उन्होंने दो मेजर चीजें की। सबसे पहला उन्होंने किया कि वो ग्रीस या कह सकते हो एथेंस छोड़ के वो चले गए इजिप्ट में। ठीक है, एंड उन्होंने एक्सप्लोर किया इटली का, सर्दर्न इटली का एरिया एंड यहाँ पे उनके दो फ्रेंड्स बने। फर्स्ट बने आर्किटिक्स ऑफ टेरेंट्रम एंड सेकंड बने ये जो आर्किटिक्स ऑफ टेरेंट्रम है ये फिलोसफिकल ग्रुप था, पाइथागोरस उनको फॉलो करते थे। पाइथागोरस फिलोसफर है, पाइथागोरियंस डिसिप्लिन है, एक आप कह सकते हो फिलोसफी में एक ब्रांच है, एक तरीके का डिसिप्लिन है फिलोसफी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो ओवरऑल वर्ड की या जो फिलोसफिकल थॉट्स है उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मेशन में दिखाने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस मैथ में आप जानते हैं कौन है। ओके, एंड सेकंड जो दोस्त बने उनके वो बने डायन। डायन जो है ये लिंक्ड थे। ठीक है, किससे लिंक्ड थे? एक सिटी है सिरकस, उसके जो रूलर थे उनसे कनेक्टेड थे। ठीक, रूलर नहीं थे, रूलर के आप कह सकते हो कि रूलर के कोई रिलेटिव या फ्रेंड थे।
सो ओवर द इयर्स जो है डायन जो है वो प्लेटो पे काफी मतलब प्रेशर डालते हैं कि वो एक फिलोसफर और ग्रीक किंग के बीच में जो हाइपोथेसिस उन्होंने रेडी किया था उसको वो सबके सामने रखें, उस पर वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करें, उस पर और रिसर्च करें एंड उसको वो रिटर्न फॉर्मेशन में डालें, ठीक है। एंड प्लेटो ने ऐसा करने की भी कोशिश की बट वो एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया, ओके। सो ये एक चीज उन्होंने की, उन्होंने फिलोसफर किंग्स हाइपोथेसिस पे काम करना स्टार्ट किया एंड दो मेजर लोगों से उनकी मुलाकात हुई। सेकेंड चीज जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने अपना खुद का स्कूल ओपन किया जिसका नाम उन्होंने रखा द एकेडमी। ये उन्होंने एथेंस के आउटस्कर्ट्स पे बनाया था एंड यहाँ पे उन्होंने एक करिकुलम बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया जैसे सोफिस्ट लोग हैं, ठीक है। एंड इसमें उनका जो मेन एम्फेसिस था वो फिलोसफी और साइंस में था, पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स में था, सॉरी एस्ट्रोनॉमी में था, एस्ट्रोलॉजी नहीं था, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट। एंड कई लोगों का कहना भी है कि इनका जो स्कूल था उसके मेन डोर पे ये भी लिखा था कि कोई भी इंसान जो ज्योमेट्री को नहीं मानता या जो ज्योमेट्री को लेके इग्नोरेंट है उसको एंट्री नहीं मिली। एंड एक बात याद रखिएगा, प्लेटो का जो एकेडमी था ये पहला स्कूल, मतलब आप कह सकते हो स्कूल बेसिस पे पहला ये बना या फर्स्ट स्कूल आप इसको मान सकते हो बना। इसके अलावा माना जाता है कि एकेडमी जो है वो काफी हजारों साल तक एग्जिस्ट किया है, मतलब प्लेटो के बाद भी उनके सक्सेसर्स आए जिन्होंने एकेडमी को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। एंड इसी में प्लेटो के जो नेक्स्ट आप कह सकते हो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें से एक थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को भले ही एकेडमी का हेड नहीं बनाया गया बट प्लेटो से जो एरिस्टोटल ने नॉलेज गेन की थी उसकी हेल्प से एरिस्टोटल ने अपना खुद का एक नया स्कूल खोला जिसका नाम उन्होंने रखा लाइसन, द लाइसन, ठीक है। एरिस्टोटल आपके नेक्स्ट यूनिट में है तो इनके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ओके। एंड प्लेटो की बात करें, प्लेटो की कई राइटिंग्स अभी भी डिबेटेबल टॉपिक है। इसके दो रीजंस आ जाते हैं। फर्स्ट कि जो उन्होंने सोक्रेट्स के पॉइंट्स उन्होंने डाले हैं वो उनके टाइम के बेसिस पे थोड़े से अलग है। एंड सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि माना जाता है सोक्रेट्स एग्जिस्ट करते थे, इसको लेके थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि प्लेटो ने जब बुक्स पब्लिश की अपनी या जब बुक उन्होंने अपनी लिखी थी तब सोक्रेट्स को एज अ कैरेक्टर माना जाता है कि सोक्रेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। प्लेटो ने एज अ कैरेक्टर उन्हें अपनी बुक में बनाया एंड प्लेटो ने इतना लिखा है उनके बारे में, ओवर द टाइम एक इंसान बन गया जिसका नाम था सोक्रेट्स। सो ये दो कंट्रोवर्सी जो है, स्पेशली ये सोक्रेट्स वाली कंट्रोवर्सी जो है वो प्लेटो की राइटिंग से हमेशा कनेक्ट की है। एंड स्कूल खुलने के 13 ईयर्स तक उन्होंने स्कूल में काम किया, द एकेडमी में काम किया एंड उसके बाद जो है स्कूल में ही उनको बरी कर दिया गया था एंड ही डाइड इन द ईयर 347। ओवरऑल प्लेटो खुद में एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इनसे इन्फ्लुएंस रहा है। हार्डली कोई टॉपिक होगा, कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें प्लेटो ने अपने व्यू पॉइंट्स नहीं रखे हैं जो एक किसी डिसिप्लिन को इफेक्ट किया ना, ओके। सो ये तो बात होगी प्लेटो की। रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो रिपब्लिक में हमने ओवरऑल 10 बुक्स बनाई, ठीक है। 10 बुक्स का सेट है ये। द रिपब्लिक की टोटल 10 बुक्स का कलेक्शन रहा है, या इनकी जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी गई थी तो 10 कलेक्शंस बने थे, या 10 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे जिनको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करके रखा गया। एंड आपके कोर्स में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बुक 10, ओके। आपके कोर्स में सिर्फ बुक 10 है तो हमारा मेन फोकस सिर्फ बुक 10। बुक में कैरेक्टर्स को जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो कैरेक्टर्स नहीं होंगे। रिपब्लिक की एक खास बात ये है कि द रिपब्लिक जो है वो हम इसे ना ही किसी प्ले में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही ये किसी तरीके का प्ले है, ना ही ये किसी तरीके का आप कह सकते हो प्रोज है, ना ही ये किसी तरीके की पोएट्री है। ये बस दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, दो लोगों के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया, ओके। दो लोगों के बीच में डायलॉग्स या कन्वर्सेशन हो रही है जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया, बस इतना ही है रिपब्लिक। सो बुक 10 में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो सोक्रेट्स, ऑब्वियसली इनके प्राइम कैरेक्टर सोक्रेट्स है, सोक्रेट्स के डिस्कशन को उन्होंने रिपब्लिक में डाला है। एंड सेकंड
जिस इंसान के से सोक्रेटिस बात कर रहे हैं वो है ग्लाइकॉन, इनके खुद के बड़े भाई। ओके, एंड पूरी बुक 10 में जो है ग्लाइकॉन को एज अ यंग मैन रिप्रेजेंट किया गया है या प्रेजेंट किया। रिपब्लिक की हम बात करते हैं तो रिपब्लिक को जब हम रीड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 3 मेन टॉपिक्स के बारे में बात की है, ठीक है, एंड इसी वजह से हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अपने ईज की हम कह सकते हैं रिपब्लिक बुक जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है क्योंकि उन्होंने 3 सेपरेट टॉपिक्स पे बात की। ओके, सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 जो है इसमें सोक्रेट्स का कहना है कि किसी भी तरीके का आर्ट हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपने रियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, आर्ट जो है वो एक फॉल्स रियलिटी है और वो कोई भी आर्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पोएट्री हो, किसी भी तरीके का विजुअल या क्रिएटिव या ड्रामेटिक आर्ट है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ट्रू फॉर्म। पूरे कन्वर्सेशन में उन्होंने ट्रू फॉर्म हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का आर्ट जो है वो ट्रू फॉर्म नहीं करता, वो एक इमिटेशन शोकेस करता है। ओके, सो अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सोक्रेट ने एक एग्जांपल लिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बेड है, ठीक है, अगर एक पेंटर एक बेड की ड्राइंग बनाता है तो क्या वो पेंटिंग जो है वो एक्चुअल एक बेड है? ऑब्वियसली नहीं है, वो बेड की जो है वो एक ड्राइंग है, ठीक है, एंड अलग अलग एंगल्स से अगर पेंटर ड्रॉ करेगा तो वो बेड अलग अलग एंगल्स में अलग अलग तरीके से दिखेगा। सो अगर बेड की पेंटिंग की हम बात करेंगे, बेड की पेंटिंग की जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक इमिटेशन। ओके, इमिटेशन मतलब कॉपी होगी। ओके, कॉपी किस चीज की होगी? बेड की कॉपी होगी। वहीं पे जब एक कारपेंटर ने बेड बनाया, ठीक है, बेड बिल्ड बनाया कारपेंटर, तो वो क्या हुआ, क्या ये एक्चुअल में ट्रू फॉर्म हुआ बेड का? एक बेड जो कारपेंटर ने बनाया वो ट्रू फॉर्म हुआ? नहीं, वो भी ट्रू फॉर्म नहीं हुआ, वो भी एक कॉपी हुई। कॉपी किस चीज की हुई? बेड बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि बेड का जो फॉर्म है, ठीक है, या बेड का जो मेन आइडिया है, ठीक है, उसकी कॉपी रहेगी जो कारपेंटर ने बनाई। ठीक है, तो जो ये ट्रू फॉर्म होगा वो हो जाएगा बेड का आइडिया जो कारपेंटर के माइंड में। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि नेचर में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है, क्या वो चीजें एक्चुअली ट्रू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? नहीं, वो फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, फॉर्म ऑफ नेचर। नेचर का स्ट्रक्चर ये है कि वो आप कह सकते हो नेचर की फितरत ही है कि वो खूबसूरती बनाता है, खूबसूरत चीजें बनाता है। मोस्टली नेचुरल चीजें जो होती हैं, चाहे वो कोई फ्लावर हो, कुछ भी हो, वो अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में वो खूबसूरत हो। तो ये फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, फॉर्म ऑफ आप कह सकते हो ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी आ जाएगी जो हमें नेचर में देखती है। वैसे ही जो बेड बना उसका जो ट्रू फॉर्म होगा वो आइडिया होगा। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं एंड फिलोसफी में जब चीजें होती हैं तो वो इन द बेसिक लेवल पे जाके बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन को आंसर करते हैं। कोई चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है वो इसको आंसर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे उसी चीज को सोक्रेटिस में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बेड जो है, जो ट्रूएस्ट फॉर्म होगा बेड का, वो बेड का आइडिया होगा। ठीक है, जो मे बी गॉड की हेल्प के थ्रू कारपेंटर के माइंड में आया। ओके, एंड इसी वजह से जब एक पेंटर ड्रॉ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कॉपी की कॉपी बना रहा है, ट्रूएस्ट फॉर्म की कॉपी बना रहा है। ट्रूएस्ट फॉर्म वो आइडिया जो कारपेंटर के दिमाग में है, बेड जो कारपेंटर ने बनाया, तो आइडिया की कॉपी कारपेंटर ने बनाई। पेंटर ने क्या किया, उस कॉपी की जो कारपेंटर ने बनाई थी उस कॉपी का एक दूसरा कॉपी बनाया। ओके, एंड अब यहाँ पे तो उन्होंने अपने पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे वो फर्दर जाके कहते हैं कि जितने भी पोएट्स होते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, वो इमिटेट करते हैं, कॉपी बनाते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी बनाते हैं, फर्दर कॉपी, ठीक है। जो भी आइडिया हो, जो भी सब्जेक्ट मैटर हो, वो कॉपी बना रहे हैं। एंड इसी वजह से सोक्रेट्स ने कहा कि राइटर जो होते हैं वो ट्रू फॉर्म से 3 गुना ज्यादा दूर रहते हैं। जो ट्रू फॉर्म का एक्चुअल आइडिया है उससे वो 3 टाइम्स दूर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को या इसी आप कह सकते हो फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया एक ब्रिडल के एग्जाम्पल से। ब्रिडल वो जो घोड़े की जो फेस पे लगाम लगती है उसको कहा जाता है, ठीक है। फेस को कनेक्ट करके पीछे एक लगाम होती है जिससे राइडर जो होता है वो घोड़े को कंट्रोल करता है, ठीक। इसको उन्होंने कहा कि अगर एक राइटर एक ब्रिडल के बारे में लिखता है, ठीक है, तो क्या उस राइडर को ब्रिडल का आइडिया है, ब्रिडल किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, क्या मटेरियल यूज होता है, क्या मटेरियल बेस्ट है, इसके बारे में कोई आइडिया है? बिल्कुल आइडिया नहीं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक थॉट प्रोसेस था इसका, उस हिसाब से उसने कुछ वर्ड्स में देख के बना दिया, ठीक है। वहीं पे जो ब्रिडल मेकर है, ठीक है, उससे एक्चुअल नॉलेज हो कि किस तरीके का मटेरियल किस हॉर्स के लिए बेटर है, किस हॉर्स पे किस तरीके का ब्रिडल ज्यादा सही बनेगा। तो इसके पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ब्रिडल मेकर के पास। एंड वो अपनी इस नॉलेज की हेल्प से, इस आइडिया की हेल्प से ब्रिडल बना रहा है। सो ट्रू फॉर्म ऑफ ब्रिडल क्या हो जाएगा, वो नॉलेज जो ब्रिडल मेकर के पास है, ठीक है, इस नॉलेज का कॉपी हो जाएगा वो ब्रिडल जो ब्रिडल मेकर ने बनाया, ठीक है। एंड इस कॉपी की दूसरी कॉपी वो हो जाएगी जो कोई आर्टिस्ट, चाहे वो राइटर हो चाहे वो पेंटर हो, वो बना रहा है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक्चुअल ट्रू फॉर्म से 3 गुना ज्यादा दूर हो रहे हैं। नॉलेज है, ब्रिडल मेकर है, फिर हमारे आर्टिस्ट, ठीक। तो ये 3 टाइम्स आप कह सकते हो बहुत दूर, ओके। एंड इसी के साथ सोक्रेट्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि जितने भी ड्रामेटिक एंड विजुअल आर्ट्स हो रहे हैं वो एज ए क्रिटिकल प्रोसेस हम स्टडी कर सकते हैं। एंड वो अपने क्लेम को क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आप इन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लो, बट आप इनका जो ट्रूएस्ट फॉर्म है उससे दूर ही जाओगे, उसके पास आप नहीं जाओगे, ठीक है। इसके अलावा सोक्रेट्स का कहना है कि जितने भी आर्टिस्ट जो भी बना रहे हैं वो ट्रूएस्ट फॉर्म नहीं है एंड वो एक फॉल्स रियलिटी, ठीक है, वो एक फॉल्स रियलिटी है, एक तरीके का डिसेप्शन है जो आर्टिस्ट दे। एंड जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली पेंटर्स को आप ले सकते हैं कि पेंटर्स किसी एंगल पे वो कोई ऐसी ड्राइंग बना दे सकते हैं जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन के एग्जांपल जो ड्राइंग के थ्रू होते हैं वो इंटरनेट पे थाउजेंड्स अवेलेबल होंगे, आप गूगल करके देख सकते हो कि किस तरीके से एक पिक्चर को एक सर्टेन एंगल से देखा जाए तो वो कुछ और दिखेगी एंड दूसरे एंगल से देखा जाए तो कुछ और दिखेगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को कह रहे हैं कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो हमें एक डिसेप्शन देते हैं, एक फेक रियलिटी हमें देते हैं। तो इनका जब भी हम क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें तब हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो हमें किस तरीके से डिसीव कर रहे हैं, किस तरीके से वो फेक रियलिटी को क्रिएट कर। एंड इसी में उनका कहना था कि कोई भी इल्यूशन है वो फॉल्स होगा एंड हमें जो है रीजन की हेल्प से चीजों को एनालाइज करना है, ओके। पहला सेक्शन क्लियर है कि कोई भी आर्ट फॉर्म होगा तो वो एक्चुअल ट्रूएस्ट फॉर्म से काफी दूर है एंड वो जितने भी ऑडियंस होगी उनको वो एक फॉल्स रियलिटी दे रहे हैं, एक तरीके का इल्यूशन दे रहे हैं, एक तरीके का डिसेप्शन वो अपने ऑडियंस को दे रहे हैं, ओके। एंड इस इल्यूशन से बचने के लिए जितने भी ऑडियंस है उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से डिसीव हो रहे हैं या जो आर्टिस्ट है वो किस तरीके से उन्हें डिसीव कर रहा है, वो किस तरीके से उस फॉल्स
रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। ये पूरी बात हुई है सेक्शन 1। ओके, अब चलते हैं हम सेक्शन 2 में, जिसमें उन्होंने बात की है सोल की इमोर्टैलिटी के बारे में। सोक्रेट्स ने कहा कि सोल इज इमॉर्टल। अब जब इमॉर्टल हो गया तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सोक्रेट्स का कहना है कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का, कोई भी चीज अगर नेचुरली अगर कर रही है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो अपने इनेट कैरेक्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज अगर डिस्ट्रॉय की जा सकती है, अगर वो मॉर्टल है, वो खत्म हो सकती है, तो वो अपने इनेट कैरेक्टर्स की वजह से, यानी कि वो कैरेक्टर जो उसके पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें अगर कोई फ्लॉ आया तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, वो मॉडल होंगे। अगर कोई चीज जिसके पास ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सके, कोई इमीडिएट कैरेक्टर नहीं है जिसमें कोई फ्लॉ आए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो चीज इमॉर्टल हो जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल देने के लिए सोक्रेट्स ने कहा जैसे वुड होता है। ठीक है, वुड क्यों डिस्ट्रॉय होता है? वुड तब डिस्ट्रॉय होता है या इसलिए डिस्ट्रॉय होता है जब उसमें डिके होना स्टार्ट हो जाता है, जब वो खुद से सड़ना शुरू हो जाता है, तब वो वुड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक इंसान जो है वो कब डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, या कब वो डिस्ट्रॉय इन द सेंस मरना शुरू करे, जब उसकी बॉडी पे किसी तरीके की इंजरी आए, किसी तरीके का वुंड आए, या फिर किसी तरीके की उसके पास इलनेस या डिजीज आए। ठीक है, एक इंसान तभी मर सकता है जब उसकी बॉडी पे किसी तरीके की इंजरी, वुंड या डिजीज आएगी, वो तभी डिस्ट्रॉय होगा, वो तभी मरेगा। अब ये डिजीज किस पर आ रही है? बॉडी पे। बॉडी के जो इम्यूनिट कैरेक्टर है उसकी वजह से आ रही है। अगर आपको हार्ट इश्यू हो रहा है तो वो हार्ट का कैरेक्टर जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं। अगर आपको किसी तो आपकी चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो रीजन क्या हुआ कि बॉडी, आपके जो हाथ है वो कट गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है, डैमेज हुई है, इंजर्ड हुई है, इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, एंड दिस कुड कॉज टू इन्फेक्शन एंड फर्दर कॉज टू योर डेथ। ठीक है, बट सोल के पास कोई भी ऐसा ईविल नहीं है जो सोल को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, वुड का ईविल उसका डिके होना, उसका सड़ना। ठीक है, इंसान का ईविल हो जाएगा कि वो किसी तरीके की चोट, या ऐसे ही आयरन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका, आयरन में डस्ट आना या रस्ट आना आयरन का। ठीक है, आयरन की जब हम बात करते हैं तो आयरन क्यों डिस्ट्रॉय होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से मिलके क्या कर देता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, सॉरी, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है। राइट, तो आयरन खुद की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। आयरन का जो रस्ट है वो आयरन ऑक्साइड होती है, जो कि आयरन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रही है। आयरन खुद को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, ऐसे ही ह्यूमन खुद से डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट क्या सोल के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सके? तो इसका आंसर आता है, ग्लाइकॉन कहते हैं कि इनजस्टिस हो सकता है। तो वो कहते हैं इनजस्टिस से क्या सोल डिस्ट्रॉय होती है? सोच के बोलो, इनजस्टिस का इम्पैक्ट, अगर किसी तरीके का न्याय नहीं होता है, या कोई इंसान जो है वो अनजस्ट वर्क कर रहा है, तो इससे क्या उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है? तो आंसर आता है नहीं। अनजस्ट वर्क करने से आपका जो फिजिकल बॉडी है वो इफेक्ट होता है, एंड अगर आप अनजस्ट वर्क करते हो तो आप जो सजा मिलेगी वो आपकी इस बॉडी को मिलेगी, आपके सोल को नहीं मिलेगी। आपकी इस बॉडी को सजा मिली, एंड जब सजा पूरी हो जाएगी या ये बॉडी मर जाएगी तो काम खत्म, सोल को सजा नहीं मिल रही है। सो इनजस्टिस कैन नॉट बी द इविल फॉर सोल। तो सोल के पास कोई इमीडिएट कैरेक्टर नहीं है जिसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो सके, कोई भी ऐसा इमीडिएट कैरेक्टर नहीं है उसके पास जिसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो सके, कोई भी इविल कैरेक्टर नहीं है उसका खुद का। ठीक है, जिसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो सके। दिस बिकम्स द रीजन कि सोल जो है वो इमॉर्टल है। ओके, सोल इज इमॉर्टल। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सोक्रेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि सोल क्यों इमॉर्टल है। ओके, तो सेकंड सेक्शन में उन्होंने खुद स्पेसिफाई कर दिया, रीजंस दे दिए कि उनके हिसाब से सोल इमॉर्टल क्यों। ये था आपका सेक्शन 2। अब हम चलते हैं सेक्शन 3।
सेक्शन 3 में उन्होंने ये बोला है कि कोई भी इंसान जो सुप्रीमिटी या जस्ट लाइफ जीता है, उसका रिवॉर्ड, उसका अवार्ड जो है वो उसे हो सकता है किसी ना किसी तरीके से मिले। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। सोक्रेट्स ने ये बताया कि जस्ट लाइफ जीने की सुपीरियरिटी है, क्योंकि अगर आप एक जस्ट लाइफ जीते हो या आप एक अनजस्ट लाइफ जीते हो, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आप कह सकते हो कि परिणाम होगा, वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, चाहे वो इस लाइफ में मिले, चाहे वो आउटसाइड सोर्सेस से मिले, बट आपको उसका परिणाम जो है वो मिलेगा। ऐसा ही कुछ आई थिंक भगवद गीता में भी कहा गया कि जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। हर जगह यही बात की जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सोक्रेट्स भी कहते हैं। अपने पॉइंट को यहाँ पे प्रूव करने के लिए, सोक्रेट्स एक मिथ है ग्रीक में, ग्रीक कल्चर में, मिथ ऑफ अर्थ। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर। तो एक आदमी रहता है जो बहुत ही करेजियस सोल्जर रहता है, एंड वो एक वॉर में इंजर्ड हो जाता है, एंड उसके बाद होता है कि वो मर गया। ठीक है, मर गया है, एंड उसके जो है 10 दिन का टाइम रहता है उसके पास। इस 10 दिन में उसके जो भी डेथ रिचुअल होती है उसकी तैयारी हो रही थी, लोग मोर्न करते हैं। ठीक है, मरने के बाद मिथ ऑफ अर्थ कहता है कि मरने के बाद अर्थ की जो बॉडी है वो उसकी, अर्थ की जो सोल है वो उसकी बॉडी को छोड़ के एक ऐसे रेल्म, एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे उसे बहुत सारे आप कह सकते हो होल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे गड्ढे उसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, डार्क गड्ढे दिखते हैं, 2 नीचे की ओर दिख रहे हैं, 2 आसमान की ओर दिख रहे हैं। सो जो नीचे की ओर है वो अर्थ और हेल को दिखा रहे हैं, जो ऊपर की ओर है वो हेवन को दिखा रहे हैं, हेवन को आना, हेवन को जाना। ठीक है, ये दिखा रहे हैं। सो जब वहाँ पे जो गार्ड रहता है या जो भी प्रोटेक्टर रहता है, जो लोगों को बता रहा होता है कि आप हेवन में जाओगे, आप हेल में जाओगे, आप अर्थ में जाओगे। ठीक है, जब अर्थ उसके पास जाता है तो अर्थ को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी डेथ अभी, आपका कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आप कुछ टाइम बाद वापस जाओगे, वापस अर्थ पे, एंड लोगों को जो है ये टीचिंग दोगे, आपका अभी टाइम नहीं आया मरने का। तो अर्थ को वो कहते थे कि आप साइड में बैठ के आप सारे सोल्स को देखो, एंड ये वो टाइम रहता है जहाँ पे अर्थ जो है वो जितने भी पास्ट के ग्रीक कह सकते हो महान लोग रहते हैं, अर्थ की मुलाकात उनसे होती है। अर्थ की मुलाकात अलेक्जेंडर द ग्रेट से होती है, ओडिसीज से होती है, ग्रेट एजेक्स से होती है। यूनिट 1 में आपने जितने महारथियों के बारे में पढ़ा है, सबकी मुलाकात अर्थ से होती है। ठीक है, मिथोलॉजी की बात हो रही है, सो जितने भी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन सबकी मुलाकात अर्थ से होती है, चाहे वो गुड कैरेक्टर्स हो चाहे वो इविल। एंड अर्थ सबसे बात करता है, एंड सबको जो है वो एक चॉइस दी जाती है कि आपको अर्थ पे वापस जाना है, एंड आपको डिसाइड करना है कि आप कैसी लाइफ अर्थ पे चाहते हो, नेक्स्ट लाइफ में आप कैसी लाइफ चाहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, अलग अलग कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो अलग अलग रिवॉर्ड मांगते हैं। सो इसमें सबसे पहला रहता है कि एगमन कहते हैं कि मुझे एक ईगल बनना है, मैं अपनी लाइफ में प्रीवियस लाइफ में एक फ्रीडम भरी जिंदगी नहीं जी पाया हूँ, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं एज अ ईगल रहना चाहता हूँ। ऑर्फियस भी एक कैरेक्टर है ग्रीक मिथोलॉजी का, वो कहता है कि मैं स्वॉन बन के अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, वेयरएज ग्रेट एजेक्स या एजेक्स कहते हैं कि मैं लायन बन के जीना चाहता हूँ। एंड वहीं पे ओडिसीज जो रहते हैं उनका कहना रहता है, ओडिसीज है, ओडिपस नहीं है, ओडिसीज डिसाइड करते हैं कि मैं जो है चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जी सकूँ। प्रीवियस लाइफ में ओडिसीज का यही रहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए, पहले 10 साल के बैटल में चले गए, फिर उनके पास काम आ गया, उससे पहले भी वो वॉर पे चले जाते हैं, वॉर पे नहीं, एक सर्च पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ओडिसीज को अपनी फैमिली के साथ टाइम देने को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सो वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में चाहते हैं कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में थ्रू आउट ग्लोरी और एक्सप्लॉयटेशन मैंने चेस किया है, बट इस लाइफ में जो मेरी नेक्स्ट लाइफ होने वाली है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ। सो जब डिफरेंट सोल से बात करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, उनका इम्पैक्ट हमारे आगे आने वाली जो लाइफ है उस पर होता है। ठीक है, एंड जिसने अच्छी जिंदगी जी है, जिसने
वर्चुअस जिंदगी जी है वो एक सही डिसीजन ले पाता है, जिसके थ्रू वो एक सही नेक्स्ट लाइफ चूज कर पाता है, ठीक है। वहीं पे जिसने एक अनजस्ट जिंदगी जी है वो सही सिलेक्शन नहीं कर पाता है, वो नेक्स्ट लाइफ में भी एक अनजस्ट लाइफ जीता चला जाता है, एक साइकिल में वो फंसा रह जाता है जिसमें वो एक अच्छी जिंदगी वो अपनी नहीं जी पाता, ठीक है। ये सब हो ही रहा होता है और जो है वो अलग अलग लोगों से बात कर रहे होते हैं एंड आर के जाने का जो टाइम है वो पास आ गया है। उसी टाइम पीरियड में वहां पे एक अर्थक्वेक आता है, ठीक है। एंड ये अर्थक्वेक आने से पहले जितने भी सोल्स रहती हैं उनको कहा जाता है कि पास में ही एक वो है, एक लेक टाइप का है, आपको वहां से पानी पी लेना है एंड इस पानी का नाम है वाटर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। आप इस पानी को पी के आप अपनी प्रीवियस लाइफ भूल जाओगे, आप अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। आर को भी कहा जाता है कि आप ये पी लो एंड आप वापस जाओ, यू शुड नॉट रिमेम्बर दिस। बट जब सारी सोल्स जो रहती है वो एक एक करके वो पानी पी के अर्थ पे जा रही होती है, बट जब अर्थ की टर्न आती है तो होता क्या है, वहां पे एक अर्थक्वेक आता है एंड सब लोग जल्दी जल्दी भागने लगते हैं वहां से, तो अर्थ वो पानी पिए बिना भाग जाता है। तो जब उसको होश आता है, वो अर्थ वापस आता है, उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने फ्यूनरल पायर पे लेटा हुआ है एंड एवरीवन इज शॉक्ड कि मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। एंड जगने के बाद अर्थ जो है ये पूरी स्टोरी, जो भी लेसन वो उस रेल में सीखे रहते हैं, उस पूरे लेसन को वो सबको स्प्रेड करते हैं, सबको बताते हैं। सो इस मिथ के साथ जो है सोक्रेटिस ये पॉइंट प्रूव करते हैं कि अगर हम जैसी लाइफ जी रहे हैं उसका रिजल्ट हमें जो है किसी ना किसी थ्रू मिलेगा। अगर हम एक जस्ट लाइफ जिएंगे उसका रिजल्ट हमें हमारी हो सकता है इस लाइफ में ना मिले, नेक्स्ट लाइफ में मिले, बट जस्ट लाइफ जीने का जो रिजल्ट होगा वो हमें आगे की लाइफ में मिलेगा। एंड लिविंग अ जस्ट लाइफ इज द सुप्रीम टास्क। एक अच्छी जिंदगी, एक जस्ट जिंदगी जीना जो है वो सबसे बड़ी बात है, ओके। सो ये 3 टॉपिक्स सोक्रेट्स ने या कह सकते हो प्लेटो ने डिस्कस किए हैं अपनी बुक द रिपब्लिक बुक 10। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, हमारा डिस्कशन आज का कंप्लीट होता है। सो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हो वो आपको इजी लगे हो, ये फिलोसफिकल पॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, लोगों को समझना मुश्किल होता है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे और मिलता रहेगा। एंड ऑब्वियसली आपका चैप्टर यूनिट 4 आपका अभी भी बचा हुआ है। एंड अगर आपको प्रॉपर जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर फॉर्मेशन में चाहिए, देन यू कैन बाय दिस बुक। एंड ये बुक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इस बुक का ई बुक या PDF वर्जन चाहते हैं तो आप गूगल प्ले बुक से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। एंड इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।